वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से नीट पीवाईक्यू सेक्शन लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोग 2016 से 2025 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर का। पहले हम लोग क्लास 12 की सीरीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास 11 की सीरीज कंप्लीट करेंगे। और पहला चैप्टर मैं जो आज लेके आया हूँ आपके लिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर में नीट में क्या पूछा गया है, सो दैट आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके और आप इसी प्रीवियस पीवाईक्यूज को सॉल्व करके अपना इंडिकेशन दे सकते हैं कि नीट क्या पूछ रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करके सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन 2025 का ये है, जो देखते हैं, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स बनाते हैं जिनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लेते कुछ डी है ना, और चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं बच्चा। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि दोनों के पास चार्जेस क्यू है तो इसको फोर्स रिपेल कर रहा होगा और इसको भी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के चलते रिपल्सन मिल रही होगी। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले कितना हो जाएगा बच्चा, एफ है, और वो एफ कितना होगा, के क्यू वन इंटू क्यू टू, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर वन, ये फोर्स बोलना अपना है। और थर्ड आइडेंटिकल चार्ज uncharged third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere first and then with sphere B finally removed from both। एक बार एक आइडेंटिकल अनचार्ज इसको लाकर टच कराया गया है, फिर टच कराने के बाद इससे टच कराया गया है, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर ए एंड बी। पहले हमारा स्फीयर ए और बी ही था, तो अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, रेडाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस बहुत दूर है, वो छोटे छोटे स्फीयर्स है। हालांकि मैंने बहुत बड़ा बनाया बट वो छोटे छोटे स्फीयर्स है और बहुत दूर है। मींस इसका रेडियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बट क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है तो मैं आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखा सकता हूँ, बट समझने वाली बात। देन रेडाई ऑफ ए आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सो दैट for calculating force between them they can be considered as point charges। ये दोनों पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं, तभी हम ये फॉर्मूला लिख भी पा रहे हैं। ओके, तो नया फोर्स उनके ऊपर में अब क्या हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं नया एक स्फीयर लाता हूँ सेम रेडियस का और इससे टच कराता हूँ, फर्स्ट केस जब केस व्हेन ए एंड सी आर टच्ड, बोलो क्या हो जाएगा। तो ए पे कितना चार्ज आएगा, दोनों सेम रेडियस का है तो क्यू बाई टू और क्यू बाई टू आ जाएगा सी पे, हाँ या ना। ये ए है, ये सी है, इस पे भी क्यू बाई टू आ जाएगा। अब हम सी को लेके किसको टच करा रहे हैं, नाउ सेकेंड केस क्या बोर्ड है अपना बच्चा, बोलो। सेकेंड केस हम सी को और बी को टच करा रहे हैं, तो सी और बी, तो ये अपना सी पे और बी हो जाएगा। अब अगर सी और बी दोनों का रेडियस सेम है, अगर टच कराएंगे तो अपना नया चार्ज क्या हो जाएगा, तो जब सेम रेडियस का होता है जस्ट एड द चार्जेस एंड डिवाइड इट बाई टू। तो क्यू बाई टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा बच्चा, तो क्यू प्लस क्यू बाई टू, जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाई टू। इसका चार्ज क्यू बाई टू था, इसका चार्ज क्यू था, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, आधा आधा में बट जाएगा क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, थ्री क्यू बाई, ये हो जाएगा थ्री क्यू बाई फोर। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, सी पे थ्री क्यू बाई फोर और थ्री क्यू बाई फोर। अब बोल रहा है जो हमारा नया ए डैश होगा, नया बी डैश होगा, ये नया चार्जेस के साथ जो होगा, इनके बीच में फोर्स अब नया क्या लग रहा होगा। तो आप ध्यान दो, मान लो हमारा ए डैश ये है जिसपे क्या आ गया क्यू बाई टू, और नया बी डैश क्या है जो ये आ गया थ्री क्यू बाई फोर। अभी भी उनकी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो डी ही रहने दीजिए। तो एफ डैश हमारा क्या हो जाएगा सर, के क्यू वन क्यू टू, यानी क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर डिवाइडेड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, तो कितना हो जाएगा थ्री बाई एट टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो आप ये ध्यान देखिएगा, तो ये पार्ट आपका क्या है, बेसिकली ये पार्ट आपका एफ है, हाँ या ना, ये पार्ट हमारा एफ है। तो सिंस एफ डैश इज इक्वल टू थ्री बाई एट टाइम्स ऑफ एफ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सो दिस ऑप्शन इज मैचिंग। सो इट वाज ए गुड क्वेश्चन, इसको किया जा सकता था। इट विल टेक यू ऑलमोस्ट लाइक वन मिनट
30 सेकंड्स, 1.5 मिनट से 2 मिनट तक ये आप आराम से इसको तेजी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सिंपल बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं। Okay, the ratio of Coulombic electrostatic force to the gravitational force between an electron and proton separated by some distance is इतना। रेशियो दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ पहले, वैसे भी हम लोग क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, हमेशा क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद ही ट्राई किया करते हैं। तो रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो ऑफ Fe by Fg of an electron and proton separated by some distance is, लैंग्वेज पकड़िए, ये is बात करा रेशियो का। यहाँ पे बच्चे बहुत कोई कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिस्टेंस चीज ले लेता है, नहीं, पूरा लाइन पढ़ो क्या बोला हमारा रेशियो। ये बच्चा नीट में गलती कर सकता है कि इसको क्या करेगा, वो समझ लेगा कि सर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो में यूनिट होता ना, रेशियो में यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे यूनिट होना चाहिए था अगर डिस्टेंस होता था। ये रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए कोई यूनिट नहीं है। तो हमेशा न्यूमेरिकल में ये पहला पॉइंट अपने पॉइंट्स छोटे कॉपी में लिख के रखिए कि क्या क्वेश्चन करने वक्त पढ़ना है। पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को केयरफुली, एंड देन आप यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, जरूर फिजिक्स में यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। सो कीप अ ट्रैक ऑन द यूनिट्स, सो आई कैन ऐड वन पेज, मीन्स आप इस सब चीजों को नोट डाउन करते जाइए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली विद द ऑप्शन, इफ नॉट अंडरस्टूड रीड द क्वेश्चन अगेन केयरफुली विद द ऑप्शन, ऑप्शन के साथ, और तब यूनिट्स पे भी ध्यान दीजिए कि फिजिक्स में यूनिट क्या दिया हुआ है, यूनिट से आपको सब कुछ पता चल जाए। ये रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हम लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जानते हैं, टू द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज नियरली, उसके बाद देखो ब्रैकेट खोल दिया और उसके बाद कोलोन दिया हुआ है, यानी ये रेशियो क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, के बाई जी का रेशियो ही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के इंफॉर्मेशन निकालना कि क्या पूछ रहा था थोड़ा ट्रिकी था, तो थोड़ा लैंग्वेज समझ के समझना था कि पूछ क्या रहा है। इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। चलो करते हैं। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हमारा होता है के Q1 इंटू Q2, किसके बीच में चार्ज बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो इतना आपके पास लिखने का समय नहीं है, सीधे के इंटू ई स्क्वायर बाय उनके बीच का डिस्टेंस हम डी मान लें तो डी स्क्वायर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जी m1 m2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चा, हाँ या ना। जितना दूर पे एक इलेक्ट्रॉन है, जितना दूर पे एक प्रोटॉन है, वो दूरी सेम है, वो दूरी तो सेम है डी, और वो दूरी के लिए उसी दूरी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा। चलो तो क्या हो जाएगा, आपसे पूछा के बाई जी, ये तो कट जाएगा, सो दे आर आस्किंग यू के बाई जी इंप्लाइज के बाई जी क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, तो के बाई जी इधर ले जाओ, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इधर चला जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई अपना ई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। सही कर रहा हूं मैं, के रहने दिया, जी रहने दिया, ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एम ई ऊपर चला जाएगा, सही कर रहा हूं मैं। चलो क्या हो जाएगा सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का रेशियो दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2.4, ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू कितना है 10 टू द पावर 39। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन का ही खेलना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम लोग को 9.1 होता है, याद रखना, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 टू पावर 27, 1.67 into 10 to the power -27 divided by what is charge of electron, to 1.6 into 1.6 into 10 to the power -38, हाँ या ना। तो ध्यान दीजिए, इसको करना है अपने को, तो थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करते हैं। 1.6 1.67, क्या हम इन दोनों को ऑलमोस्ट काट सकते हैं, ऑलमोस्ट काट सकते हैं। फिर हम ध्यान दो 2.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 9.11 इंटू 10 का पावर, ध्यान से देखिए 39 में से 31 गया, कितना हो जाएगा 38, 8 पॉजिटिव, 8 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -19, और ये ऊपर जाएगा तो 38 में से 19 जाएगा तो -19 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस नहीं पॉजिटिव होगा, कितना करना है 38 में से, राइट साइड में आप कैलकुलेट कर लो, 38 में से आपको कितना हटाना है -19 करना है, तो 19 करोगे तो कितना आ जाएगा 19 ही आएगा। चलो 10 टू द पावर ये कितना आ जाएगा बच्चा,
10 to the power 19 ही आ जाएगा, हाँ या ना। और अपना क्या करना है कैलकुलेशन, तो 8 2 जा 8 3 जा, ध्यान दीजिएगा 9 3 जा 27, 27 डिवाइडेड बाय 2, 9 3 जा ऑलमोस्ट लाइक 27 इंटू 10 टू द पावर 19। सर ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर 19। तो ये वैल्यू इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ये 13 क्या 10 के बराबर नहीं है। बहुत बच्चा देखो तो यहाँ ऑप्शन क्या 10 का पावर 1 गलत, 20 और 19 है और 13 को हम 10 मान सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 20। ये बहुत हार्ड नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन बस आपका ढंग से कैलकुलेशन करने के ऊपर में था और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का था। बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर सकता है डिस्टेंस से, बट डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए, तो यूनिट नहीं दिया है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर इतना मीटर अपार्ट। आपका एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं, दोनों के बीच में क्या लगेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस पे फोर्स लगाएगा कौन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चलते लगेगा। तो उससे एक्सेलरेशन पूछ रहा था, एक्सेलरेशन तो बाद में निकालेंगे, पहले फोर्स तो निकाल ले। सो एक्सेलरेशन होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हमको एक्सेलरेशन निकालना। चलो तो पहले सबसे पहले फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Q ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों की चार्ज सेम होती है, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 1.6 एंगस्ट्रोम है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर करना है। तो ये तो 20 बना देते हैं और इसको ऊपर में 1.6 भी ले, 1.6 इंटू 1.6 इंटू माइनस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें। ये कट जाएगा 9 इंटू, अब ध्यान दीजिए 10 का पावर से ध्यान दीजिए, 9 में से 38 गया तो माइनस 29, माइनस 29 ऊपर जाएगा तो माइनस 9 बचेगा, माइनस 9, हाँ या ना। आई होप मैंने सही कर रहा हूँ। ऊपर में जाएगा तो 20 प्लस 9 29 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 9 वाला, माइनस 38 करेंगे तो माइनस 9 बचेगा। तो मेरा आ गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स मेरा आ चुका है यहाँ से, फोर्स आपने निकाल लिया, तो फोर्स कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, सही है। तो 9 से 9 उड़ जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 10 का पावर 31 में से 9 गया तो आई थिंक 22 हो जाएगा, 22 प्लस 8, हाँ 9, देखो तो 10 टू पावर 22, यस वी हैव ओवर देयर। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट नहीं था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सिंपल बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड था। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता था जो पहला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। सो देख रहे हो नीट एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है। Placed at a certain distance apart, the force acting between them is F. If 25% of charge of A is transferred to the B, then force नया क्या बन जाएगा, इजी है। हमारा पहले एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, इसके बीच में हम सेपरेशन क्या ले लेते हैं बच्चा, सॉरी सेपरेशन क्या ले लेते हैं, सेपरेशन इसके बीच में हम डी मान लेते हैं। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था बच्चा बोलो, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, चार्जेस कितने हैं दोनों की चार्ज प्लस क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस थी डी स्क्वायर। अब न्यू केस क्या है बच्चा, इसी चार्जेस के साथ क्या हुआ है, इस प्लस क्यू में से कुछ ले लिया गया है, 25% हम कम कर देंगे, तो क्यू माइनस क्यू बाई 4 क्या हो जाएगा बच्चा, आई थिंक 3Q/4 हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज अब कितना हो गया 3Q/4, उतना ही डिस्टेंस पे अभी भी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, वो जो Q/4 लिया गया वो माइनस क्यू को दे दिया गया, तो माइनस क्यू प्लस Q/4। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस क्यू था, यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस 4Q प्लस क्यू, तो आ जाएगा माइनस 3Q/4। यहाँ बहुत बच्चा मिस्टेक कर रहा है, बहुत बच्चा ने मिस्टेक क्या किया होगा, माइनस क्यू नहीं लिया होगा, इसको सीधे क्यू प्लस Q/4 कर दिया, 5Q/4, वो बहुत गलती है। यू हैव टू मींस ऑलवेज बी केयरफुल डीलिंग विद द चार्जेस। अगर आप चार्ज के साथ काम कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, कितना चार्ज लिया, किसमें डालना है, कैसे प्लस माइनस करें। तो आप जिसमें डाल रहे वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो और इससे पॉजिटिव वैल्यू छीन लिया आपने।
तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3q/4। तो अपना नया एफ डैश क्या आ जाएगा बच्चा, k 3q/4 इंटू, अब जब फोर्स लिखते हैं तो वी डू नॉट टेक द प्लस और माइनस, वी सिंपली टेक द मैग्नीट्यूड। जब ये चीज आप जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होंगे तो आपको टीचर ने बताया होगा, वी डू नॉट टेक द वी डू नॉट टेक द साइन ऑफ द चार्जेस, वी टेक द मैग्नीट्यूड। और जब हम स्केलर क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट का बात करते हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल एनर्जी, देन वी ऑलवेज टेक द साइन ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो बच्चा ये क्या बन जाएगा, 3/4 3/4 9/16 k q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगेन सेम चीज, इसको हम लोग अगर f मान लेते हैं तो अपना क्या हो गया f डैश, f डैश इज 9/16 ऑफ f। क्या कोई ऑप्शन है, 9/16 ऑफ f दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाँ या ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जब जाओगे चांसेस है दोबारा ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे तो आपसे हो जाएंगे, कुछ बहुत हार्ड नहीं था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द चार्जेस ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। मान लो थोड़ा सा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में डिफरेंस है, तो हम लोग अभी तक ये मानते थे कि प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ही रहा होगा, अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, पॉजिटिव ई है लेकिन उसमें डेल्टा ई भी चेंज है। If the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom, एक हाइड्रोजन एटम, अगर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइड्रोजन एटम दोनों अगर पॉजिटिव माने तो रिपेल करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन के चलते अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स कह रहा है जीरो है, तो प्लेस एट ए डिस्टेंस दी अब इज जीरो, देन डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और मान लेते हैं न्यूट्रॉन नहीं, हम लोग नॉर्मल प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिशियम प्रोटियम की बात कर रहे हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं। इसकी चार्ज कितनी है बच्चा, इसकी चार्ज उन्होंने बोली ई प्लस डेल्टा ई है और इसकी चार्ज ई माइनस है। तो आप देखो कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा हाइड्रोजन पे, एक नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई, ये कट जाएगा, डेल्टा ई बचेगा। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, कुछ डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। ये डिस्टेंस हम मान लेते कितना दिया हुआ है, प्लेस एट ए डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज, उसका जो साइज उसके तुलना से बहुत बड़ा दूरी पे ज्यादा पे रखा हुआ है, बहुत दूर पे रखा हुआ है, तो फिर उसका जो रेडियस है वो मैटर नहीं करता है। तो ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, उस पर नेट फोर्स जीरो, यानी हम बोल सकते हैं इन दोनों पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो नेट फोर्स ऑन हाइड्रोजन एटम जीरो बोला गया है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, नेट फोर्स यानी एफ जी इज इक्वल टू एफ ई, एफ जी क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो, बोलते भी नहीं हो, बोलो, के Q1 इंटू Q2। नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज डेल्टा ई तो है, तो आई थिंक डेल्टा ई का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कट गया। आपसे क्या पूछा कि डेल्टा ई का क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो डेल्टा ई का स्क्वायर इज नथिंग बट जी इंटू m1। अब m1 m2 का वैल्यू डाल दो ना, तो जी की वैल्यू कितनी है, जी का ऑर्डर दिया हुआ है आपका, जी का ऑर्डर नहीं दिया तो हमें लिखना पड़ेगा 6.67 होता है इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई के 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय और कुछ नहीं होगा और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, दो बार मास ऑफ हाइड्रोजन है तो 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻54, हाँ या ना। तो चलो ध्यान देते हैं जरा, 1.6 अगर हम कर ले 6.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 का ऑर्डर जरा देखिए तो क्या आ रहा है, -11 -54 -65, और ये 9 ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, -65 और 9 -9 5 4 -74 हो जाएगा, हाँ या ना। तो -74 ई स्क्वायर का, तो ई का ऑर्डर हम लोग समथिंग लाइक -37 ना, ये नहीं होगा, -37 -47, ये मल्टीप्लाई करके 10 का पावर -10 तो नहीं आने वाला है, और ये ऑप्शन से साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा 10 टू द पावर -37 के करीब आ रहा है। यू डू नॉट नीड टू मल्टीप्लाई दिस स्टेप, यू नीड टू चेक द आंसर्स एज वेल।
जब ऑर्डर पूछे तो बी प्रेटी मच केयरफुल विद द ऑर्डर ऑफ द 10। सर आप कैसे मार रहे हो, -74 है तो -74 स्क्वायर का है तो आधा कितना हो जाएगा 37। अब बाकी ये मल्टीप्लाई करके इतना तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा पावर ऑफ 10 तो नहीं आ रहा है, 9 है, 1.6 इंटू 1.6 समथिंग लाइक 2.56, तो 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा समथिंग, 1314 आएगा, 1314 डिवाइडेड बाय 9 समथिंग लाइक 1 के नियर करीब, 2 के करीब। तो ये 10 का पावर तो नहीं बनने वाला, ये 2 के करीब कहीं आएगा, और उसका भी रूट लेना है मुझे, तो रूट ऑफ 2 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 के अराउंड आ जाएगा, तो 37 बहुत आसानी से हम मार सकते थे। सो यू नीड टू बी प्रेटी मच क्लियर विथ योर कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। ओके ये क्वेश्चन है, और टू बी फ्रैंक ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन था 2016, दिस ईयर वाज प्रेटी मच टफ, ये 2025 के तरह था, ये बहुत ही टफ ईयर थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तुरंत एक बच्चा इस पे सोच नहीं सकता जब तक आपने अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की, बट चलो फिर भी देखते हैं। Two identical charged spheres suspended from a common point by a massless string of length L are initially at a distance d पे थे, much in of length initially at a distance d जो L से बहुत छोटा है, apart because of their mutual repulsion, the charges began to leak, उनसे charge leak होने लगा, the spheres from the leak at a constant rate, okay, charges begin to leak from the spheres at a constant rate, as a result of which charge कम होगा तो वो धीरे धीरे करीब आने लगा, प्रोसीजर विद वेलोसिटी v से करीब आने लगा, the v varies as a function at a distance, तो v का डिस्टेंस, तो v as a function of x क्या होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको प्लॉट करते ध्यान से समझो क्या कर रहा है। पहले कह रहा है कि बहुत लंबा है स्ट्रिंग और इसके बीच में एंगल या सेपरेशन कितना था, कुछ d था, अब ड्यू टू उसके ऊपर चार्ज क्यू था, चार्जेस कम होने लगे तो फिर वो नजदीक आने लगेगा, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। इसके बीच में सेपरेशन कितना था बच्चा, डी था, अब जब वो चार्जेस लीक होने लगेंगे तो वो नजदीक आने लगेंगे, तो उसको ध्यान से समझते हैं, इसी को मैग्नीफाई, तो वो बहुत करीब आ रहे हैं, इसी मोमेंट पे और करीब आ गए, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चा, इसका बीच का सेपरेशन अब कितना रह गया, मान लेते हैं कुछ एक्स रह गया, सेपरेशन मान लेते हैं डी से घट के कितना रह गया, एक्स रह गया, एक्स, हाँ या ना, कुछ एक्स मान लेते हैं, तो किस रेट से वो आपका एक्स पे डिपेंडेंट है, आप एक्स मान सकते हो, चलो मान सकते हैं, डी से कुछ डी डैश भी मान सकते हैं, लेकिन चलो देखते हैं, मान लेते हैं कुछ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स हमको लेना है, तो कह रहा है कि ये वेलोसिटी क्या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो थोड़ा इसको इनलार्ज करके देखते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं पहले, और मैग्नीफाई करके चेक करते हैं ये आंसर कितना हो गया है, ये बहुत छोटा एंगल हो गया है, ये थीटा और थीटा आर वेरी स्मॉल, ये थीटा बहुत छोटा है, हाँ या ना। जब भी याद रखना थीटा इज स्मॉल, आंख बंद करके दो कंसेप्ट ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इंटरकन्वर्टिबल होता है, याद रखना। तो चलो इस पे बात करते आगे, क्या हो जाएगा बच्चा, थोड़ा ध्यान दो, इसी को मैं इनलार्ज करके बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे, मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ, इतना बड़ा एंगल है नहीं, एंगल बहुत छोटा है, ये थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा, और मान लेता हूँ उनके बीच में सेपरेशन अभी कितना है, एक्स है, हाँ या ना, सेपरेशन कितना है, एक्स है, बोलो। तो एक चीज तो आपको याद रहना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल बनाने के बाद, एक चीज आपको याद क्या रहना चाहिए, ये tan थीटा जो इस पे आता है, ये tan थीटा का वैल्यू जो होता है, tan थीटा का वैल्यू जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी होता है, हाँ या ना, एफ ई बाई एम जी होता है, क्योंकि इस पर टेंशन लगता है, टेंशन का दो कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, तो ये तो अपना आता है, तो ये जरा बताइए तो क्या हो जाएगा अभी tan थीटा, तो tan थीटा हम लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई, बोलो क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी, ये क्या आ गया अपना tan थीटा आ गया, और क्योंकि सिंस एंगल इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, तो हम लोग याद रखना क्या कर सकते हैं, tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा, क्योंकि उन्होंने एक चीज बोला था क्या, कि एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल नहीं भी छोटा है, तो उन्होंने क्या बोला हमें, देखो क्या बोला,
उन्होंने ये बोला कि ये डिस्टेंस जो होगा ये x/2 जो होगा, सेपरेशन बहुत छोटा एज कंपेयर टू द लेंथ। तो tan थीटा इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय बेस। ये बेस का लेंथ मुझे नहीं पता है बट लेंथ पता है, तो हम sin थीटा से इक्वेट कर सकते हैं। तो sin थीटा से अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, बोलो तो। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। हाँ या ना? तो मेरा Q क्या आ जाएगा जरा बोलो सर। Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दो तो, क्योंकि रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ चार्ज फ्रॉम द स्फीयर, यानी dq बाई dt हमारा कांस्टेंट है, ये उन्होंने बोला है। तो पहले देखते हैं ना कि Q कैसे फंक्शन ऑफ x आ रहा है। अगर मान लो x है तो Q कैसे फंक्शन ऑफ x आ रहा है, तो Q क्या हो जाएगा बच्चा, समथिंग mg डिवाइडेड बाई 2lk mg उधर चला गया, 2lk इजिकल इंटू एक्स क्यूब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे q क्या आ जाएगा सर, रूट अंडर mg अपॉन 2lk का x का पावर 3/2 आ जाएगा। ये पूरा चीज देखो तो कांस्टेंट नहीं है, मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट होगा, ग्रेविटी कांस्टेंट होगा, 2 कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। सो q इज कमिंग समथिंग एज कांस्टेंट k इंटू एक्स का पावर 3/2। तो अब जरा dq बाई dt कर ले, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ चार्ज फ्रॉम द स्फीयर्स, रेट ऑफ डिस्चार्ज लीकेज, रेट ऑफ लीकेज फ्रॉम द चार्ज क्या आ जाएगा सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3/2 एक्स का पावर 1/2, हाँ या ना, इंटू dx बाई dt कर ले, dx बाई dt कर ले। पहले मैंने x के साथ किया, फिर dx बाई dt, ये चेन रूल है। तो dq बाई dt इज इक्वल टू 3/2 सब कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट डैश x का पावर 1/2, 3 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, नया कांस्टेंट का नाम दे दिया k डैश। और ये dx बाई dt वेलोसिटी, देखो कैसे वेलोसिटी और x में कुछ रिलेशन आ रहा है। हाँ, हालांकि ये पहला बार में सोचने में तभी आप सोच पाइएगा जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया, तुरंत सोचना डिफिकल्ट है थोड़ा। सो वी कैन से dq बाई dt, अपना क्वेश्चन में चार्ज लीकेज क्या दिया हुआ है, अनदर कांस्टेंट c, तो हमारा x टू द पावर हाफ इंटू वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट बाय अनदर कांस्टेंट, तो हमारा v क्या आ जाएगा, तो नया कांस्टेंट c डैश इंटू एक्स का पावर -2 आ गया, हाँ या ना। सो वी कैन से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर -2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत तरीके का क्वेश्चन था, पावर -2 आ रहा है। क्या कोई ऑप्शन था ऐसा? यस, कोई पावर, ये सी ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय कार विद अ चार्ज q मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फोर्स q QE, its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स भी और इसमें काइनेमैटिक्स भी है। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसकी स्पीड 0 से 6 हुई ड्यूरेशन में। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रहे थे, तुरंत पलटी मार के अब इधर देने लग गए। द कार कंटिन्यूज टू मूव 2 मोर सेकेंड, कार जो है फिर 2 सेकेंड के लिए मूव किया, बट कैसे मूव किया अभी नहीं बताया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय बिटवीन 0 to 3 सेकेंड्स। तो ये पूरा सेकेंड हैंड, ये पार्ट काइनेमैटिक्स का है। तो काइनेमैटिक्स, इसीलिए मैं अभी आपको मैं काइनेमैटिक्स का सीरीज भी पढ़ा रहा हूँ। काइनेमैटिक्स इसलिए मैं बार बार बोलना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काइनेमैटिक्स नहीं समझोगे आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बेकार हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो तो देखते हैं क्या बोर्ड है। मान लो मेरे पास एक टेबल है और टेबल पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एक डायरेक्शन में। टेबल पे अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बच्चा, तो मेरे को ये बताओ, और इस पे एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है, और बॉक्स पे चार्ज रखा हुआ है। अगर बॉक्स या बॉल जो भी टॉय कार है उस पे चार्ज क्यू है, तो उस पे फोर्स के कारण वो मूव करेगा, उस पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, तो वो आगे जा रहा है। तो चलो तो फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ उस पे अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चा, एक फोर्स लगता है क्यू ई, जिसके चलते उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 6, टाइम t इज इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड तक तो वो मूव किया, फिर तुरंत डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है। तो सेकेंड केस क्या हो गया, सेकेंड केस
सेकंड केस देखो कि आप डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो पहले एक्सीलरेट किया तो फिर रिटार्ड करने लगेगा, तो 2 सेकंड के लिए उसको मूव करा गया, 1 सेकंड में वो कितना आगे गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी आ गई है। अब जब अपोजिट साइड से हम उसको फोर्स लगाएंगे तो मेरा उसके ऊपर में क्या लगेगा, बोलिए बच्चा, उसके ऊपर में क्या लगेगा, वही बॉक्स के ऊपर में, वही बॉक्स के ऊपर में फोर्स लगने लगेगा। किधर से अब लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, वरना आप इस पे सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, आपको तुरंत ये कैलकुलेट करना। तो अब इधर क्यू ही लगने लगेगा फोर्स, एक्सीलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, तो रिटार्ड करेगा। तो थोड़ा ध्यान दो, यू मेरा अब कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड था। फाइनल वेलोसिटी अगर मैं सोचूं कि वेलोसिटी 0 हो जाए और एक्सीलरेशन फिर से वही होगा ना, क्योंकि सेम फोर्स है, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आप सिंपल बिना कैलकुलेट किए सोच सकते हैं कि कितने टाइम में 0 हो जाए, तो टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए। वेलोसिटी 0 कितने देर में जाएगा, 1 सेकेंड, बट वो बोला है इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। यानी अगर एक्सीलरेट किया तो फिर उसका स्पीड जाके जूम हो गया, फिर उधर ही फोर्स लग रहा तो फिर वो बैक ट्रैक होने लगेगा, फिर वापस आने लगेगा। कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। यानी इसमें वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 3 मीटर किया था। तो इसमें भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, एस 3 मीटर ही करेगा। तो 3 मीटर ऐसे एक्सीलरेट किया, फिर 3 मीटर आगे गया, रिटार्ड करते करते 0, फिर 3 मीटर बैक ट्रैक करेगा। तो कुल मिला के इसका मोशन कुछ ऐसा हुआ है, टाइम t इक्वल टू 0 से ये 3 मीटर तक गया है एक्सीलरेट होते हुए, फिर 3 मीटर से 6 मीटर तक गया है ये रिटार्डेशन में, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फाइनली बैक ट्रैक होके यहाँ आया है, क्योंकि 2 सेकंड का मोशन था, तो फिर ये 3 मीटर यहाँ पे आ गया हो गया, 3 मीटर ट्रैवल करके, क्योंकि इस पे एक्सीलरेशन लग रहा है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बॉडी बैक ट्रैक किया होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वी एवरेज कितना हो जाएगा बच्चा, वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, अभी चीज यही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ कैनेमेटिक्स में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3, 6 में से फिर 3 घट गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 3 मीटर हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, 1 सेकेंड के लिए आगे गया था और 2 सेकेंड में ये लगा है, टोटल 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 गलत है, 1 सही है, 1 पॉइंट गलत गलत। मेजोरिटी जब 2 बार ऑप्शन आ जाए कि 1 1 है तो वो सेम लगता है, हाँ या ना, चीजें समझ में आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, सो यस, वेल सो अपना 1 मीटर पर, तो जब भी दो ऑप्शन आपको दिखे तो वो दो ऑप्शन का ज्यादा चांस है कि वो होने का आंसर होने का चांस रहता है, बट अभी ये निकालना 3 और 3। तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज स्पीड। स्पीड एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था, बस कंसेप्चुअल था, बस एक फोर्स किसका ले लिया, इलेक्ट्रोस्टैट्स का ले लिया, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट, an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा है h डिस्टेंस, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब नया केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे कर दे रहा है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल। तो जब नीचे कर देंगे और प्रोटॉन छोड़ेंगे तो वो तेजी से नीचे आएगा, fall from rest through the same vertical height distance h, same height h। The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton, दोनों के टाइम के बारे में सोचना है। तो टाइम के बारे में सोचने से पहले आपको एक्सीलरेशन वगैरह जानना पड़ेगा। तो पहला फर्स्ट केस क्या है बच्चा, तो फर्स्ट केस देखो यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में जरा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर था,
आपको क्वेश्चन देख के पढ़ के तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है। ग्रीन फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं और इसमें किसको छोड़ा गया है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, तो अगर एक्सेलरेशन आप लिखना चाहो तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है सर, ई इंटू ई बाई एम। तो टाइम क्या होता है, कितना डिस्टेंस से ये गिरा है नीचे, कितने डिस्टेंस से ये नीचे गिरा है सर, मान लेते हैं ये एच डिस्टेंस से गिरा है। इट हैज बीन अलाउड टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एच बोला था क्वेश्चन में, एच डिस्टेंस एच, तो एच ले लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी इफेक्टिव होता है। अगर आप काइनेमेटिक्स को ध्यान से पढ़े हैं तो क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है। तो रूट अंडर 2h अपॉन जी इफेक्टिव कितना, अपना एक्सेलरेशन इफेक्टिव कितना है, ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। उसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट जरा देखो, इसमें भी फोर्स नीचे लग रहा है और सेकेंड वाले पार्ट में भी आपको डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है। और अब किसको रिलीज किया गया है बच्चा, एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया है। तो आप एक प्रोटॉन को रिलीज करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोचना था उस पर भी फोर्स नीचे ही लगेगा। तो सर उसके लिए भी टू सेम है, हाइट सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि फोर्स उधर एक बार हमने देख लिया कि किधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो चार्ज तो उसके लिए सेम ही हो गया, बस उसका मास अलग है। सो वी कैन सी कि टाइम, वी कैन सी बोलो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसका टाइम कम लगेगा। तो प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो कम लगेगा, इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द। अब 5 टाइम्स है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 5 टाइम्स है कि 10 टाइम्स है, फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो चलो देख लेते हैं, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट अंडर 2h, दोनों का सेम है 2h, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। चेक कर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अगर हम इसको करें 16 5 जा 80 होता है, तो ऑलमोस्ट लाइक रूट 5 हो जाएगा ये, 5 इंटू 10 का पावर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा कितना टाइम्स, 10 का पावर माइनस 4। तो अगर हम इसको करें तो 10 का पावर माइनस 2 तो है, और 5 रूट 5 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, समथिंग लाइक 2.3 हम ले लेते हैं, 2.3। तो ये क्या 5 टाइम्स से स्मॉलर, नहीं, ये तो बहुत 0.00 कुछ है। यू कैन नॉट से 5 टाइम्स ग्रेटर और स्मॉलर, ये क्या है, ग्रेटर ही है, ये भी गलत, ये भी इक्वल, ये भी, एक ही ऑप्शन था स्मॉलर। तो यू डिड नॉट नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस स्टफ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, एक ही स्मॉलर बोला था, बाकी सब ग्रेटर है। तो बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये बस इतना एनालिसिस करना था, कैलकुलेशन नहीं करना था। सो बी प्रेटी मच क्लियर अबाउट कि मेरे बाकी ऑप्शंस क्या है, तभी ये आगे का काम, इसलिए मैं शुरू में नहीं किया था। आगे आप तभी करना अगर 2 ऑप्शन स्मॉलर आ जाता, बोल देता इतने वैल्यू से स्मॉलर है, हाँ या ना। सो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस देखो, क्या ऑप्शंस देख के आप 3-4 ऑप्शंस काट सकते हो, सिंपल काट सकते हो, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल, दो चार्जेस एल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर। तो ये हम लोग डाइपोल का पढ़े हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डाइपोल का, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब होता है। कहां पे होता है, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पे क्या होता है बच्चा, जनरली माइनस 2 के पी बाई आर क्यूब होता है। तो बेसिकली ये आर क्यूब और आर क्यूब होता है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आर क्यूब ही होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक पोलर मॉलिक्यूल में अगर वाटर का एग्जांपल ले लो H2O, तो आपको ध्यान से, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो H ऐसा होता है, H ऐसा होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो। डाइपोल का ज्यादातर कंसेप्ट जो है, और डाइपोल पढ़ाया फिजिक्स में से ले जाता है कि आप केमिस्ट्री में समझ सको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते इनमें एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, बोलो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आई होप आई एम राइट, मींस केमिस्ट्री में ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी,
आई थिंक आई एम राइट। अगर ज्यादा अगर ये डेल्टा नेगेटिव होगा तो ऊपर का डायरेक्शन हो जाएगा, बट द कंसेप्ट इज कि दो वेक्टर मेरा ऐसे है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट तो नीचे की तरफ आएगा ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पी वेक्टर, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट तो उसके पास होता ही होता है। हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के पास होता है। हैव ये वन ही ऑप्शन करेक्ट है, तो चलो बाकी पढ़ लेते हैं। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, नहीं ये गलत है। acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पे चार्ज डिस्प्लेस? नो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते होता है, गलत है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तब नहीं, इसीलिए तो इसका नाम पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड डालने से क्यों पोलर में आएगा? नहीं, गलत है, दिस इज ऑल्सो गलत, तो दिस इज सही। हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field intensity इतना, it experiences the torque of इतना, calculate the magnitude of the charge। I hope कि ये बहुत बच्चे ये क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये आता होगा और ये बनाने की उतनी जरूरत नहीं। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या बनाऊं मैं? अरे बहुत इजी है। टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोल 4। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी रहने दे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू साइन 30 डिग्री पे बोला था। 30 डिग्री 1/2, तो आपसे पी आ जाएगा, पी 2 से 2 कट जाएगा, पी क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -5। और पी क्या होता है अपना? तो क्यू इंटू एल होता है। इंप्लाइज 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू चार्ज वैल्यू दिया हुआ है। चार्ज इक्वल टू 4। कैलकुलेट द मैग्नेटिक, चार्ज ही तो पूछ रहा है। Q इंटू एल क्या है बच्चा? एल क्या है? एल 2 सेंटीमीटर, तो एल 2 सेंटीमीटर 2/100, तो क्या हो जाएगा Q? सर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो 2 मिली कूलम हो जाएगा। चेक कर लो कोई 2 मिली कूलम। अरे यार गर्दा उड़ा दो ये सब क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो। A metal cube of side 5 centimeter is charged with इतना, the surface charge density of the cube is, तो surface charge density क्या होता है? सिग्मा होता है, that is charge upon the area। तो एक क्यूब है, क्यूब को दिया गया है चार्ज, तो क्यूब का कितना एरिया होता है? सरफेस एरिया होता है। तो क्यूब के एक साइड का एरिया कितना होता है? तो वो होता है ए स्क्वायर। तो क्या एक ही साइड होता है? 6 साइड होते हैं। तो चार्ज कितना दिया गया आपको? 6 इंटू 10 टू द पावर -6। एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड ए स्क्वायर, 6 इंटू साइड ए स्क्वायर। तो 6 से 6 कट जाएगा, ए स्क्वायर 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई एरिया का स्क्वायर देख लो। एरिया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 बाई 25। तो 25 अगर देखें, 4 ऊपर जाएगा, 4 हाँ सही है। तो 1/25 इज इक्वल टू 0.04। अगर ऊपर में भी 100 ले ले, नीचे में भी 100 ले ले, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ऊपर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो है ऑप्शन 4 इंटू नहीं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है 0.4। हाँ ये ठीक है। डेसिमल को अगर हम पीछे लेते तो पॉजिटिव होता है, +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3। यस, ये सही है। हाँ या ना? बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें। ओके, 2 मेटल स्फीयर्स, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, चलो देखते हैं इसको, ये मैंने देखा हुआ है। 2 metal spheres, one of radius r and other of radius 2r, have the same surface charge density। तो जो सेम चार्ज दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दूर थे, अलग अलग चार्ज था, अब टच कर दे, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अलग होगा, डेंसिटी सेम है, तो दोनों को टच कराया और फिर सेपरेट कर दिया, तो न्यू सरफेस अलग क्या किया? सेपरेट कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी? ओके चलो देखो, तो क्या कर ले, अपने पास एक छोटा सा है, एक बड़ा सा है, इसके पास 2r रेडियस है, इसके पास r रेडियस है, सिग्मा है, सिग्मा है, तो इसका क्यू इनिशियल क्या हो जाएगा? Q1 कितना हो जाएगा? एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। और Q2 क्या हो जाएगा बच्चा? 4 पाई, तो 4 इंटू 4 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। हाँ या ना? तो 16 हो जाएगा। देयरफॉर क्यू नेट कितना हो जाएगा दोनों का मिला के? हाँ या ना? क्यू नेट इतना हो गया। अब जब टच कराते हैं तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू रेडियस 1 बाई रेडियस 2। रेडियस 1 का कितना है? R है, दूसरे का कितना है? 2R है,
R से R कट गया, 1:2 हो गया। तो लेट Q1 डैश बी 1x एंड Q2 डैश बी 2x। रेशियो से पता चल रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। ये रेशियो आ रहा है 1:2, तो मैं ले सकता हूँ x और 2x। तो देयर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट व्हाट कैन वी से, सर implies x plus 2x must be equal to 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। कौन सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से अपना x कितना आ जाएगा, सर 20/3 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। यहां से मेरे चार्ज मेरे को पता चल गया कि Q1 डैश नए वाले पे कितना आ जाएगा इतना, अब बड़े वाले पे कितना आ जाएगा 2 इंटू इतना 40। तो आपसे क्या पूछा, सिग्मा डैश। सो सिग्मा 1 डैश क्या हो जाएगा, जो Q1 डैश आएगा डिवाइडेड बाई एरिया। तो आपका पहले वाले पे कितना है, एक्स ही आएगा 20/3 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 4 5 जा 5/3 सिग्मा आ जाएगा। चेक करो तो 5/3 सिग्मा, 5/3 सिग्मा, 5/6, 5/2, 5/2, 5/3। आई होप आई एम करेक्ट। और दूसरे वाले का 40/3 हो जाएगा, 40/3 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 4 जा 16, 40/3/16, 40 बाई, चलो इसको देख लेते हैं, 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर पाई 16 मतलब 20 और 8, 4 10 जा 4 4 जा 8 5 जा 5 2 3 जा 6, 5/6 है, हाँ 5/6 है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने क्या किया 40/3 जो अपना एक x है, तो दूसरा पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो 2x मतलब 40/3 आ जाएगा। 40/3 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, उसके एरिया से। व्हाट इज द एरिया, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। According to the Gauss law of electrostatics, electric flux through a closed surface depend upon electric flux through a closed surface E dot dA is equal to क्या होता है, ये तो गॉस लॉ का कंसेप्ट है, Q enclosed upon epsilon नॉट। ये सारे बच्चों को पता होता है। पहला शेप ऑफ द सरफेस, नो गलत, वो डिपेंड करता है कोई भी सरफेस कैसा हो, कितना चार्ज उसके अंदर है उस पर डिपेंड। वॉल्यूम ऑफ इंक्लोज, नो। एरिया ऑफ द सरफेस, नो। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अरे क्या है इसमें, इजी पीजी। A charge q microcoulomb is placed at the center of the cube. The flux coming out of from one of its surface. तो आप एक क्यूब के अगर बीच में रखे हैं, तो आप एक गॉस, क्या होता है टोटल, अगर ये मेरा क्यू है तो टोटल इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, टोटल फ्लक्स जो होता है अपना, दैट इज फाई टोटल इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स निकलेगा, बट कितना किससे निकलेगा, ये टोटल फ्लक्स निकलेगा सारे सरफेस से, सारे सरफेस से। समझ में आ रहा है, सारे सरफेस से निकलेगा। तो ये जो फाई टोटल है पीछे, समझ में आ रहा है, तो फाई टोटल जो निकल रहा है, फाई टोटल जो है फाई थ्रू 6 सरफेसेस, ये है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई थ्रू पाई थ्रू वन सरफेस से कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 6q/6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, इजी पीजी, हाँ या ना, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, इफ E डॉट ES इज 0 ओवर ए सरफेस, अगर टोटल फ्लक्स 0 है ओवर ए सरफेस, देन द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन एग्जिटिंग। यस, इंटरिंग वाले को पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। एंटरिंग वाले को, अगर ये मेरा 3D बॉडी है, तो अगर मेरा, ध्यान दीजिए, अगर इंटरिंग अगर मेरा 5 लाइन है और एग्जिटिंग 3 लाइन है, इसका नेट फ्लक्स जो इसका नेट फ्लक्स या चार्ज इसके अंदर होगा, कह सकते हैं चार्ज इसके अंदर होगा, बट टोटल 0 है। तो अगर 5 लाइन अंदर गया तो +5 लेते हैं, तो 5 लाइन निकलेगा तो -5 हो जाएगा, हाँ है ना, तो नेट 0 हो जाएगा। ये कह सकते हो ऑप्शन नंबर 1 ठीक लग रहा था। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, नहीं कोई जरूरी नहीं, बाहर से भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, ऐसा कोई जरूरत नहीं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये कह सकते हैं पहला ऑप्शन। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो नेट आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं आराम से। चलो
A sphere encloses this electric dipole with charges इतना. What is the total electric flux across the sphere? A sphere closes an electric dipole. एक sphere के अंदर में एक डाइपोल, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और वो डिस्टेंस पे है कुछ डिस्टेंस. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो इसका टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड. क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इंक्लोज कितना? प्लस क्यू माइनस क्यू, शून्य देवता. इजी पीजी. ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ये सब कुछ नहीं है, ये सब टिक मारो क्वेश्चन सब है. ओके. स्फीयर कंडक्टिंग, स्फेरिकल कंडक्टर. कंडक्टर मतलब मेटल है, कंडक्टर मतलब मेटल है. ऑफ रेडियस हैज ए चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. तो मेटल के अंदर डालो या बाहर डालो, चार्ज पूरा कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा. अगर मेटल है तो चार्ज कहाँ आ जाएगा? पूरा सरफेस पे आ जाएगा. तो उसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चा, और चार्ज भी दिया हुआ 3.2. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15. बाहर पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर पे. 15 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द सेंटर. तो 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर? के क्यू बाई आर स्क्वायर. सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना बच्चा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है बच्चा? -7 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है बच्चा? बोलो. रेडियस इज 15. कितना दूरी पे? आर इज 15 इंटू 15 इंटू 10 का पावर 4 हम ऊपर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में दिया हुआ था. तो ये कुछ कट रहा है क्या? इंटू अगर हम 10 कर दें तो कट रहा है क्या? 32 9 जा 9 3 3 जा 3 5 जा 5 6 जो ऑलमोस्ट इज 30. तो इसको ले लेते हैं 5 6 जा अगर हम ले लें, और 3 5 जा हम ले लें, तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? 6/5 आ रहा है. 6/5 इज समथिंग लाइक 1.2. 9 प्लस 4 13. 13 में से 7 गया 6. 6 में से 10 टू द पावर 5 आ रहा है. देखो 645 ऑप्शन नंबर ए प्रेटी मच मैच कर रहा है. आई थिंक ये लास्ट है अपना, इसके बाद नहीं होगा. ओ वन मोर लाइन. तो टू पैरेलल लाइंस having charges with linear charge density plus lambda. Two parallel infinite lines charges with linear density. इसका प्लस लैम्डा है बच्चा, और उसका माइनस है, यानी उसके ऊपर में माइनस चार्ज होगा, माइनस लैम्डा, और उसके ऊपर में प्लस होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना, तो इलेक्ट्रिक, ये तो सिंपल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस के चलते किधर होगा बच्चा? तो प्लस के चलते अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस लैम्डा, और माइनस का चलते भी अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू माइनस लैम्डा. और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर होता है ड्यू टू इन्फिनाइट लीनियर चार्ज. आपको याद होना चाहिए 2k लैम्डा अपॉन आर. तो ये हो गया एक के चलते, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 कर देंगे, तो यानी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू आर. तो 4 टू 2 जा 4, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कट गया. आई थिंक लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, किधर की तरफ? माइनस की तरफ. पाई एप्सिलॉन नॉट आर सही है. लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट बाय लैम्डा बाई 2 पाई. आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी नाइस. नेक्स्ट. ओके. अ हॉलो मेटल स्फीयर, मेटल है, हॉलो है, अंदर में चार्ज नहीं है, ऑफ रेडियस आर is uniformly charged. The electric field due to this sphere at a distance r from the center. Distance r from the center, और ये r क्या है? अब ध्यान से देखो. Increases as r increases for increases, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा फॉर r लेस देन r. तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. हट, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है. जीरो एज r increases for r less than r, decreases as r increases for, हाँ ये सही लग रहा है. जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर इंक्रीजेस नहीं. बाहर में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये हम लोग पढ़ रखा है. दिस थिंग यू माइट बी नोइंग. जब हम लोग का आर ग्रेटर देन आर है तो हमारा ये होता है. बात समझ में आनी चाहिए. डिक्रीजेस, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस फॉर, ये तो गलत है. अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चा? जीरो. अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो. चलिए नेक्स्ट स्लाइड खत्म. और इस तरीके से हमने डिस्कस किया. एक पेपर 2016 का छोड़ दिया जाए, सारा पेपर इजी है. आपका कमांड अगर सिंपल कैलकुलेशन पे अच्छा है तो आप कर सकते हैं. आप फॉर्मूला चार्ट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कीप ऑन रिवाइजिंग इट. आप जितना फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से 2k लैम्डा अपॉन आर पी टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, फिर आपका इनफिनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी के चलते, फिर आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर के चलते, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब। तो अगर आपको फॉर्मूला पे कमांड है, यू कैन डू एनीथिंग। नहीं कमांड है, आप नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, देन यू नीड टू पिक एंड चूज। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, जो लगता है कि मैं कर पाऊंगा करना, वरना छोड़ देना। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर तैयारी। अगर आपने बेसिक नीट का तैयारी किया तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपने अच्छे लेवल का तैयारी किया है, जेई मेंस के भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, कुछ जेई एडवांस का भी लगा है, देन आप हार्ड क्वेश्चन पे अटैक करना, और वो भी सोच समझ के। अगर पेपर 2025 2016 जैसा आया, यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि 100 नंबर में आपका अच्छा रैंक आ जाएगा इन फिजिक्स। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास हम लोग कैपेसिटेंस पे पीवाईक्यूज लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।